इक्शा हिंदी क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम कृतिका पाठ 2 में दिए गए पाठ जॉर्ज पंचम की नाक को पढ़ेंगे। तो आप लोग अपनी पुस्तक खोल लीजिए। बिना पुस्तक के पाठ को पढ़ना मुश्किल होता है, क्योंकि मैं एक एक पंक्ति पढ़कर उसमें दिए गए एक एक कठिन शब्द का अर्थ बतलाते हुए समझाती हूँ और उसके पीछे छिपे भावों को बताती हूँ। तो आपको पुस्तक ज़रूर खोल के रखनी चाहिए। और शुरू करने से पहले आपको फिर से बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियोस को। तो जॉर्ज पंचम की नाक, सबसे पहले तो हमें समझना चाहिए कि जॉर्ज पंचम है कौन। जॉर्ज पंचम अंग्रेजी हुकूमत के राजा थे, जिन्होंने भारत पर भी राज्य किया। 1936 तक इन्होंने भारत पर राज्य किया था जॉर्ज पंचम ने। 1936 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इनके दूसरे अगले वंशज आते गए। तो जब ये भारत में राज्य चलाते थे, शासन चलाते थे, तो ये अपने पूर्वजों की या अपने राजाओं के, अपने महान लोगों की मूर्तियां बनवाते थे। भारत में भी सड़कों के नाम भी अपने अपने राजाओं के नामों पर रख देते थे, इमारतों के नाम रख देते थे। अभी भी आप, अब तो काफी नाम बदल दिए गए हैं, अभी भी आप देखेंगे कई जगह पर आपको डलहौजी स्क्वायर इस तरह के नाम मिलेंगे। तो ये उनकी नीति थी। तो जॉर्ज पंचम की मूर्ति दिल्ली में लगाई गई थी। जब उनकी मृत्यु हो गई होगी उसके बाद लगा दी गई होगी। तो उनकी पोती थी जॉर्ज पंचम, यानी 5वां जॉर्ज नाम से 4 और राजा हो चुके थे। इन लोगों में परंपरा होती है कि अपने बेटों के नाम उसी नाम से रख देते हैं और उनके नंबर चेंज करते जाते हैं, उनके आगे संख्या बदलते जाते हैं। जैसे जॉर्ज 1, जॉर्ज 2, जॉर्ज 3, जॉर्ज 4, और ये जॉर्ज 5वें की कहानी है, ये जॉर्ज पंचम की। और उनकी पोती थी एलिजाबेथ 2, रानी एलिजाबेथ रानी नंबर 2, जो अभी भी हैं, 94 वर्ष की हैं। तो ये उनकी पोती हैं। यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय मई अपने पति के हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अब 1936 तक तो जॉर्ज पंचम थे, उसके बाद बाकी राजा लोग आते गए वहां से, और 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हो गया, अंग्रेज भारत छोड़कर भाग गए। उसके बाद 1961 में 1961 में एलिजाबेथ भारत के दौरे पर आई थी अपने पति के साथ। भारत आई, पाकिस्तान भी गई थी, नेपाल भी गई थी। तो लेखक शुरू कर रहे हैं कि यह बात उस समय की है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय यानी एलिजाबेथ 2 मई अपने पति के, मई यानी 7, पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी, यानी आने वाली थी। पधारना, आना। अखबारों में उनकी चर्चा हो रही थी और ये खबर बार बार छप रही थी अखबारों में कि एलिजाबेथ जो है वो भारत के दौरे पर जाने वाली हैं। इंग्लैंड में अखबार छपते थे उनकी खबरों के, उनकी तैयारियां चल रही थी। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। ये शाही दौरा था, रॉयल फैमिली के लोग हैं वो लोग, रानी जॉर्ज पंचम की पोती हैं और वो तो बहुत शाही खानदान है, रॉयल को शाही कहते हैं। तो शाही दौरा था ये, विजिट। तो उसके लिए तो तैयारियां भी शाही तरीके से होंगी, ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन में तैयारी हो जाएगी। तो कौन सी तैयारियां चल रही थी वो सारी बातें खबरों में, वहां के अखबारों में छपती थी, कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी कब क्या पहनेंगी। उनका सेक्रेटरी और शायद तूफानी
और शायद जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। उनका सेक्रेटरी जो उनका पर्सनल निजी जो सब काम करता था, वो और जासूस दोनों को पहले फ्लाइंग विजिट के लिए भेजने वाले थे कि जाके देख कर आओ सारी तैयारियां भारत में कैसी चल रही हैं, सुरक्षा को लेकर, उनकी स्वागत को लेकर कैसा माहौल है, इसके लिए तूफानी दौरा जल्दी से आके जल्दी वापस जाने वाले थे वो लोग। तूफानी दौरा कहते फ्लाइंग विजिट को। आखिर कोई मजाक तो था नहीं। जमाना चूंकि नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे। अब पहले जमाने में तो बहुत पुराने जमाने में ऐसे कोई शाही दौरे के लिए जाते थे तो फौज के लोग बैंड बजाते हुए, बिगुल बजाते हुए चलते थे। लेकिन अब जमाना बदल गया है। 1961 में तक आते आते भी जमाना बदल गया था। तो किसकी फौज तैयार होती थी? फोटोग्राफर्स की, मीडिया की। जैसे आजकल आप देखते हो, कुछ भी हो, मीडिया इकट्ठा हो जाता है, फोटो खींचने वाले इकट्ठे हो जाते हैं। तो जमाना चूंकि यानी क्योंकि जमाना नया था, फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। वहां पर बहुत से फोटोग्राफर साथ में आने वाले थे रानी के साथ साथ फोटोएं खींचने के लिए। इंग्लैंड के अखबारों की कतरनें हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी। अखबारों में खबरें इंग्लैंड में छपती थी तो दूसरे दिन वही खबरों की कटिंग्स हिंदुस्तान की अखबारों में छप जाती थी। उन्हीं कटिंग्स को यहाँ की अखबारों में छाप दिया जाता था कि वहाँ कौन सी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों को भी पता होना चाहिए कि रानी एलिजाबेथ आ रही है तो वो क्या तैयारियां कर रही है। कि रानी ने एक ऐसे हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है। ये भी खबर छप गई कि रानी ने एक सूट बनवाया है जो वो पहन कर आएंगी, यहाँ के एयरपोर्ट पे उतरेंगी, वो उसका कपड़ा हिंदुस्तान से आया है। तो देखिए, मैं आपको ये बात बता दूं कि ये पूरा पाठ जो है ये व्यंग्य रचना है, सरकास्टिक है, कि जिस भारत को गुलाम बनाया हुआ था और अब उस भारत में तुम दौरा करने आ रहे हो, वहां से कपड़ा मंगवा कर तुम पहन रहे हो। तो भारत कोई कमजोर नहीं है, भारत का अपना महत्व है, ये लेखक बताना चाहते हैं। कि करीब 400 पाउंड खर्चा उस सूट पर आया है। 400 पाउंड, वहां पर इंग्लैंड में पाउंड्स चलते हैं, जैसे डॉलर्स अमेरिका में चलते हैं, वहां पाउंड्स चलते हैं। तो 400 पाउंड्स का सूट रानी ने बनवाया है, इतना महंगा। रानी एलिजाबेथ की जन्म पत्री भी छपी अखबारों में, रानी की जन्म पत्री छपवा दी गई। जन्म पत्री कहते हैं जो ज्योतिषी लोग बच्चे के जन्म पर बनवाते हैं, स्टार्स, ग्रह, नक्षत्र सब देखने के लिए, उसे जन्म पत्री कहते हैं। तो उनकी जन्म पत्री छाप दी गई। प्रिंस फिलिप के कारनामे छपे, उनके जो पति थे उनके वो क्या क्या करते हैं, क्योंकि वो भी साथ में आने वाले थे, तो उनके कारनामे छपने लगे कि उन्होंने क्या क्या काम किए हुए हैं। और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों की पूरी जीवनियां देखने में आई। उनके नौकरों की जीवनियां भी अखबारों में छप गई। बावर्ची कहते हैं जो खाना पकाते हैं, और खानसामे कहते हैं जो जिनके संरक्षण में खाना बनता है, जो मेन शेफ होते हैं, उसे खानसामा कहते हैं। खानसामों की, अंगरक्षकों, बॉडीगार्ड्स की जीवनियां भी छप गई। रानी आ रही है लेकिन सारी जानकारी उनके नौकरों वोकरों की सबकी जानकारियां अखबारों में आने लगी। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें अखबारों में छप गई। मतलब सारी चर्चा केवल रानी और उनके महल की छपने लगी। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। वहां पे खबरें छप रही थी और वो सारी खबरें भारत में पहुंच रही थी। इसलिए लेखक ने इस तरह की भाषा का प्रयोग किया कि शंख तो वहां बज रहा, वहां शोर होना चाहिए, लेकिन शोर यहां पहुंच रहा था। यहां भी वैसी ही तैयारियां चल रही थी उनके स्वागत की।
इन खबरों से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी कि वहां ये क्या क्या हो रहा है, रानी के यहाँ आने की इतनी बड़ी बड़ी तैयारियां हो रही, तो यहाँ भी हंगामा मच रहा था, सनसनी फैल रही थी, सब खबरें एक मिनट में कहीं से कहीं पहुंच रही थी। राजधानी में तहलका मचा हुआ था, राजधानी दिल्ली, दिल्ली में तहलका मच गया कि अरे रानी आने वाली है, क्या क्या तैयारियां करनी है। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उस समय जो 400 पाउंड थे वो 5,000 रुपए के बराबर होंगे, और उस 1961 में 5,000 शायद 5 लाख के बराबर होंगे। तो कि जब वो इतना महंगा सूट पहनकर हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना चाहिए, कुछ खास होना चाहिए, इतनी बड़ी रानी आ रही है, कुछ क्या बहुत कुछ होना चाहिए, जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं। लोगों को ये पता था कि रानी के बावर्ची भी इतने वफादार हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, पहले महायुद्ध में बावर्चियों ने भी युद्ध में जाकर लड़ाई लड़ी थी। लड़ाई लड़ना फौजियों का काम होता है, लेकिन बावर्ची भी रानी के इतने लॉयल थे, इतने उनके ईमानदार थे कि उसको, रानी के राज्य को बचाने के लिए बावर्ची भी लड़ने चल पड़े थे। तो ऐसी रानी के लिए तो हमें भी बहुत कुछ करना चाहिए। उसकी शान शौकत के क्या कहने, और वही रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता स्वाभाविक रूप से अपने आप मुंह से निकल गया। नई दिल्ली के मुंह से क्या निकला? वह आए हमारे घर, खुदा की रहमत। वाह वाह, हम पर तो खुदा की कृपा हो गई कि रानी हमारे घर आ रही है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। तो अब हमारा देश तो गुलामी से हटा था, उनके साथ तो कोई तुलना नहीं हो सकती, इंग्लैंड और वहाँ के शहरों के साथ। दिल्ली तो फिर देसी दिल्ली थी, हमारे देश की दिल्ली थी। तो कभी हम खुद को और कभी हम रानी को देखते हैं कि क्या हम रानी के काबिल हैं, क्या हमारी दिल्ली रानी के काबिल है। जब किसी गरीब के घर कोई आता है तो गरीब ये इसी तरह का वाक्य कहता है कि वो आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। तो यहाँ लेखक ने व्यंग किया है कि अभी भी हम स्वतंत्र हो गए, आजाद हो गए, लेकिन हमारी मानसिकता अभी भी वही है। हम अभी भी गुलाम हैं मन से, वैसे चाहे हम आजाद हो गए हैं। अभी भी हम, कोई विदेशी आ जाए तो हम अपने घर को क्या करने लग जाएंगे, बिल्कुल बदलने की कोशिश करेंगे कि उनके लायक हम हैं या नहीं। हमें अपने आप पर गर्व नहीं है, हमें अपने आप पर भरोसा नहीं है, हमें आत्मसम्मान नहीं है। ये व्यंग किया है लेखक ने, जो दिल्ली ने ये कहा कि कभी हम खुद को और कभी हम आपको देखते हैं कि क्या रानी के काबिल है दिल्ली। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा, उसे बदलना शुरू कर दिया कि अरे भाई, दिल्ली को तो ऐसा बनाना है जैसा रानी के लायक हो। तो इसलिए दिल्ली का काया पलट करने लगे, दिल्ली को बदलना शुरू कर दिया। दिल्ली का रूप, काया पलट, उसका रूप बदलना शुरू कर दिया। कैसे? और करिश्मा तो यह था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई। पता ही नहीं चला कब अंदर अंदर से काम चालू हो गया, सारी दिल्ली की सड़कें जवान हो गई। जवान हो गई क्या, नए सिरे से सारी सड़कों को बना दिया गया, गड्ढे वड्ढे सब भर दिए गए, जो टूटी फूटी सड़कें थी उनको एकदम ठीक ठाक कर दिया गया। अपने लिए किसी ने नहीं किया, अपने देशवासियों के लिए कभी नहीं किया, रानी के लिए किया, जिसने हमें गुलाम बनाकर रखा था। तो कितना बड़ा व्यंग लेखक यहाँ पर कर रहे हैं। सारी सड़कें जवान हो गई, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई। वो सड़कें जो बूढ़ी हो गई थी, जो टूट फूट गई थी, टूट फूट तो बुढ़ापे में ही जाता है ना इंसान, तो उसकी तुलना, सड़कों की तुलना बुढ़ापे से कर रहे हैं कि सब सड़कें वड़कें खराब हो गई थी, उस बुढ़ापे की धूल बिल्कुल साफ कर दी गई, सबको चमका दिया गया। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया। इमारतें जो थी
जो बिल्डिंग्स थी, इमारतें कहते हैं कोठियों को, बिल्डिंगों को, उन सबको सुंदर कोमलांगी, नाजनीन कोमल अंगों वाली स्त्री की तरह उनका श्रृंगार कर दिया गया। उनको लीप पोत कर, रंग लगाकर, लाइटें लगाकर एकदम सुंदर बना दिया गया। लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी, वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। अब जॉर्ज पंचम जो थे, उनकी मूर्ति लगी हुई थी दिल्ली में। किसी ने देखा कि सब कुछ तो हो गया, दिल्ली साफ सुथरी हो गई, सुंदर हो गई, लेकिन जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक नहीं है। नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, पर जॉर्ज पंचम की नाक बड़ी मुसीबत थी। नई दिल्ली में सब था, सिर्फ नाक नहीं थी। अब देखिए यहां भी व्यंग कर रहे हैं कि सब कुछ हो गया लेकिन नाक नहीं थी। नाक यहाँ पर इज्जत का प्रतीक है। नाक पर बहुत से मुहावरे आपने सुने होंगे, पढ़े होंगे कि कोई कहते हैं हमारी नाक मत कटवा देना, उसकी तो नाक कट गई। यानी नाक सच में नहीं कटती है। नाक कटना इसका अर्थ है बेइज्जत होना, अपमान हो जाना। तो वो कह रहे हैं कि नई दिल्ली में सब कुछ था लेकिन नाक नहीं थी। लोगों के मन में कुछ लोग ऐसे थे जिनके मन में अभी इज्जत नहीं थी विदेशियों के प्रति और उस जॉर्ज पंचम की मूर्ति के प्रति। अब यहाँ जॉर्ज पंचम की मूर्ति को बस एक सिंबल के रूप में लिया, यानी विदेशियों के प्रति अब बहुत से लोगों में वो सम्मान नहीं था। कुछ लोग थे जो अभी भी, जिनकी मानसिकता अभी भी गुलाम है। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। अब ये नाक किसी ने काट दी थी। देखिए दास्तान कहानी। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव किए थे, चंदा जमा किया गया था इसी नाक के लिए, यानी इनको इज्जत दी जाए या ना दी जाए। अब इनको महत्व दिया जाए या ना दिया जाए, अब तो ये चले गए, अब तो हमारा देश आजाद हो गया, अब हम क्यों इनकी गुलामी करें। तो यहाँ पर ये जो नाक के लिए बात हो रही है, इसका मतलब है इनको मान सम्मान देने की बात हो रही है। तो बहुत से आंदोलन भी हुए थे। स्वतंत्रता से पहले भी आंदोलन होते थे, आपको पता है, देश को स्वतंत्र कराने के लिए। तो राजनीतिक पार्टियों ने प्रस्ताव भी पास किए थे कि इनकी मूर्तियों को रखा जाए या ना रखा जाए या हटा दिया जाए। बहुत बार बहसें छिड़ी थी, चंदा जमा किया गया था, पैसे जमा किए गए थे कि इनको हटाकर दूसरी मूर्तियां बनाई जाएं। बहुत कुछ हुआ था इसी नाक को लेकर, यानी इनको अब हटा देना चाहिए, इनका नामो निशान मिटा देना चाहिए। कुछ नेताओं ने भाषण भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें भी हुई थी, अखबारों के पन्ने रंग गए थे। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए। अब आपको समझ में आया, नाक हटा दे या काट दे मूर्ति से या अलग कर दे, उससे क्या फर्क पड़ता है। कहने का अर्थ ये है कि इनको उतना सम्मान दिया जाए या ना दिया जाए। अब और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे। कुछ लोगों का मानना था कि नहीं, इनको सम्मान मिलना चाहिए, जिनकी गुलाम मानसिकता है। और कुछ लोग जो खुददार हैं, जो देशभक्त थे, उनका मानना था कि नहीं, इनको हटा देना चाहिए, अब इनको सम्मान नहीं मिलना चाहिए। और कुछ विपक्ष में, और ज्यादातर लोग खामोश थे, ज्यादातर लोग चुप थे। वो ना पक्ष में थे ना विपक्ष में थे, क्योंकि खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। वो देखते थे कि जो चुप रहते हैं ना, वो लोग देख लेते हैं, जिस तरफ लोग ज्यादा होते हैं उस तरफ चले जाते हैं। यहां भी व्यंग किया है लेखक ने। यह आंदोलन चल रहा था। जॉर्ज पंचम की नाक के लिए हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। हथियारबंद, हाथों में हथियार लेकर खड़े कर दिए गए थे जॉर्ज पंचम की मूर्ति के पास कि लोग कह रहे हैं इसकी नाक हटा दें या रखें। यानी
इनका सम्मान करें या ना करें, इस बात के लिए चिंतित होकर जो इस पक्ष में थे कि इनको सम्मान मिलना चाहिए इन विदेशियों को, अभी भी उन लोगों ने उनके सम्मान के लिए पूरा प्रबंध कर लिया। हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए, यानी कि उनके सम्मान में जो कुछ हो सकता था वो सब करने का प्रबंध कर लिया। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए, कि किसी की इतनी हिम्मत कि कोई उनका अपमान कर सके। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी थी, जगह जगह इस तरह के लोग थे, ऐसी नाकें खड़ी थी। ये उन लोगों का प्रतीक है जो अभी भी गुलाम है विदेशियों के और उनका मान सम्मान करने से बाज नहीं आते। और जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए उन्हें शान शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया गया। बहुत से लोगों ने कई सारी मूर्तियों को हटा दिया था, जिनका बस चला, जहां जहां बस चला उन्होंने उनकी मूर्तियां हटा दी, तोड़ दी और म्यूजियम में रख दी। अजायब घर म्यूजियम में रख दी कि वो म्यूजियम में रहने लायक हैं। कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध होता रहा। लाट कहते हैं मूर्ति को। कहीं कहीं तो जो शाही राजाओं की मूर्तियां थी उनको हटाने के लिए आपस में लोग लड़ने लगे। गुरिल्ला युद्ध कहते हैं जब जो घर में ही पास में ही रहते हैं आपस में लड़ने लग जाते हैं, जहां बाहर से शत्रु नहीं आता कोई। तो गुरिल्ला युद्ध होने लगा, अपने देश में ही आपस में ही लड़ने लगे। कोई कहने लगा नहीं इस मूर्ति को रहने दो, कोई कहने लगा नहीं इसे हटा दो, अब इनकी जरूरत नहीं है, हमारे देश के बहुत सारे देशभक्त हैं जिनकी मूर्तियां लगनी चाहिए। उसी जमाने में यह हादसा हुआ। उसी समय इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। जॉर्ज पंचम की नाक गायब हो गई, काट दी किसी ने। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, वो खड़े थे, हथियार लेकर पहरेदार तैनात थे यानी खड़े थे। उनके खड़े खड़े ही कोई जॉर्ज पंचम की नाक काट कर ले गया। गश्त लगती रही, गश्त लगना, इधर से उधर घूमते रहना, चेक करते रहना कोई आ तो नहीं रहा है, पेट्रोलिंग जिसको कहते हैं। और लाट की नाक चली गई, मूर्ति की नाक गायब हो गई। किसने काटी होगी मूर्ति की नाक? किसी क्रांतिकारी ने, जिसने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी होगी, जिसने देखा होगा कि उसके देश को स्वतंत्र कराने के लिए कितने लोगों ने अपने जान की बाजी लगा दी। जो सच्चा देशभक्त होगा उसने चुपचाप पता ही नहीं लगने दिया और जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक काट दी। रानी आए और नाक ना हो। अब एक दल ये है जो खुददार है, जो देशभक्त है, और दूसरा दल है जो कहता है रानी आए और नाक ना हो। एकाएक परेशानी बड़ी सरगर्मी शुरू हुई, हलचल शुरू हो गई। देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई। खैर ख्वाहों, भलाई चाहने वाले। अब यहाँ भी व्यंग है, देखिए, जो देश का भला चाहेंगे, क्या वो हमें गुलाम बनाने वाले विदेशियों का सम्मान करेंगे? तो लेखक यहाँ व्यंग कर रहे हैं कि देश का भला चाहने वालों की मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया। समस्या बताई गई कि क्या किया जाए। वहां सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। सब एक ही बात बोल रहे थे, सभी एक ही बात से सहमत थे, सभी एक ही बात को सही मान रहे थे। सबका मत एक ही था कि अगर जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रहेगी। रानी देखेगी कि मेरे दादाजी की मूर्ति की नाक ही नहीं है, इतना अपमान, तो हम भी अपमानित हो जाएंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, हाई लेवल की मीटिंग्स हुई। मशवरा, विचार विमर्श होना, दिमाग खरोचे गए कि अब क्या किया जाए, और तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत जरूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। एक मूर्ति बनाने वाले को बुलाया गया। मूर्तिकार यूं तो कलाकार था पर जरा पैसे से लाचार था। उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। हुक्कामों, हुक्म देने वाले,
जो ऑफिसर्स, जो सरकारी या जो भी जिनके हाथ में ये डिपार्टमेंट विभाग होगा मूर्तियां बनाने का या मूर्तियां लगवाने का, उनके चेहरे देखे, अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदहवास परेशान थे। इतनी परेशान थे कि अरे रानी आने वाली है और मूर्ति को नाक नहीं है। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। वो कलाकार भी लाचार था, पैसे से लालची, लाचार नहीं लालची कहना चाहते हैं, यहाँ भी व्यंग है। कलाकार की आंखों में आंसू आ गए उनकी हालत देखकर। एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी। लाट मूर्ति ये कब बनी थी, कहाँ बनाई गई थी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ देखा। हुक्काम का अर्थ समझ गए हो, हुक्म देने वाले जो पावर में होते हैं। एक की नजर ने दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। किसी को नहीं पता वो मूर्ति कब बनी, किसने बनाई, कहाँ से उसका पत्थर लाया गया। सब एक दूसरे को देख के कहने लगे, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, मेरी नहीं। खैर मसला हल हुआ। मसला, समस्या का समाधान निकला। एक क्लर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है, जो मूर्तियां और इमारतों की सब देखभाल करता है और उनके बारे में जानकारी रखता है, उसे पुरातत्व विभाग कहते हैं। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए। फाइलों के पेट चीरना, फाइलों को खोल खोल के देखना, कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी खता माफ हो, मेरी गलती माफ कीजिए, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, फाइलों में कुछ नहीं है, कुछ नहीं पता। ये भी व्यंग है कि हमारे देश में फाइलें भी गायब कर दी जाती हैं। फाइलों के अंदर जो कुछ होता है वो सब गायब हो जाता है। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। फिर एक खास कमेटी बनाई गई और उसके कमेटी का अर्थ जानते हो ना, एक छोटा सा ग्रुप बनाकर जिसको कोई एक काम सौंप दिया जाता है तो उसे कमेटी बनाना कहते हैं। फिर एक और खास कमेटी बनाई गई जिसके जिम्मे यह काम दे दिया गया और जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारोमदार आप पर है। दारोमदार पूरी जिम्मेदारी, पूरा कार्यभार संभालना है आपको। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए कि पत्थर नहीं समझ में आ रहा कौन सी किस्म का था, किस तरह का पत्थर था। अगर नहीं पता चल रहा तो कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई कि ये मूर्तिकार नहीं था, वो मूर्ति बनाने वाला नहीं था, कोई ऐसे ही कलाकार था कि चलो ये अब कुछ कर देगा। सभापति ने जान में जान आना, निश्चिंत हो जाना, ये मुहावरा है। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं, हर चीज इस देश के गर्भ में छिपी है, जरूरत खोज करने की है। देखिए ये कितना बड़ा व्यंग है कि उस काम को, उस जो भी वो सभापति थे सबसे बड़े, उनको ये बात पता है कि हिंदुस्तान में सब कुछ मिलता है। ऐसा कौन सा पत्थर है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा, सब कुछ हिंदुस्तान में मिलता है। आज भी लोग हिंदुस्तान की ओर देखते हैं हर चीज के लिए, लेकिन मानसिकता गुलाम है। वो ये बात जानता है सभापति कि हमारे देश में सब कुछ गर्भ में, मतलब भीतर, देश के भीतर गर्भ के अंदर सब कुछ छिपा हुआ है, खोज करना आना चाहिए, वो भी जानता है। लेकिन फिर भी मूर्ति की नाक लगवाने पर जबरदस्ती कर रहा है, जोर कर रहा है। अपने भारत की विशेषताओं को जानते हुए भी वो, उसकी मानसिकता गुलाम मानसिकता है।
खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला जमाना खुशहाल होगा। अब ये सब बातें वो जानता है, लेकिन फिर वही बात की मानसिकता गुलाम है। ये छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। ये जो भाषण छोटा सा दिया था सभापति ने, सबको बता दिया कि हिंदुस्तान कितनी अच्छी जगह है जहां सब कुछ मिलता है। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। पत्थरों की जितनी भी खानें होती है, खान यानी माइंस, जमीन के अंदर, वो सब पहाड़ों पर चला गया देखने के लिए कि इसके जैसा पत्थर मिल जाए तो मैं नाक बना दूं। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा, हताश, निराश। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी, लानत, शर्मिंदगी। वो शर्मिंदा था। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। वह पत्थर विदेशी है। अब यहाँ पर भी व्यंग है। लेखक कहना चाहते हैं कि विदेशों जैसे लोग हमारे देश में नहीं मिलेंगे। हम उसकी मूर्ति के पत्थर जैसा पत्थर ढूंढ रहे हैं, वो कहीं नहीं मिला, हमारे देश में कहीं नहीं है। हमारे देश में भारतवासी रहते हैं, हमारे देश में विदेशी नहीं रहते। ये कहना चाहते हैं कि हम जिसे ढूंढ रहे हैं वो हमारे देश में क्यों मिलेगा। हमारा देश तो हमारा अपना देश है। ये पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर, लानत, आपको शर्मिंदा होना चाहिए आप अपनी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बॉल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। अब फिर यहाँ व्यंग है, देखिए कितना व्यंग किया है लेखक ने कि हिंदुस्तान में सब कुछ तो विदेशी है, हम सब कुछ विदेशियों की चीजें यूज कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, बॉल डांस कर रहे हैं, सारा पार्टियां कर रहे हैं, सब कुछ तो हमने तौर तरीके, अपने रहन सहन सब तो विदेशों से अपना लिया। ये पत्थर नहीं मिल सकता। तो यहाँ कितना बड़ा व्यंग है कि हमने अपनी भारतीयता को छोड़कर सब कुछ विदेशों का ले लिया है। जिस पर हमें गर्व होना था वह सब हमने छोड़ दिया है। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। अचानक उसको कुछ ध्यान आया और आंखें चमक गई उसकी। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वाले तक ना पहुंचे। मैं एक बात बताता हूं, लेकिन अखबारों में नहीं जाना चाहिए, मीडिया में नहीं जाना चाहिए। क्या? सभापति की आंखों में भी चमक आ गई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए। चपरासी, पियोन जो होता है, जो इधर उधर काम करता रहता है सबका, उसको कहा कि सारे दरवाजे बंद कर दो। सारे दरवाजे बंद कर दिए। तब मूर्तिकार ने कहा, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं, अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। उसने कैसा आइडिया दिया कि ये जॉर्ज पंचम की नाक कितनी महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम ऐसा करते हैं, हमारे स्वतंत्रता के बाद हमारे देश के देशभक्तों की बहुत सी मूर्तियां लगा दी गई थी, बहुत सी मूर्तियां, तो उनमें से किसी एक मूर्ति की नाक को काट कर हम इस मूर्ति पर फिट कर देते हैं। सबने सबकी तरफ देखा, सबने हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी, एक क्षण के लिए सब परेशान से हो गए। क्या ये सही है? अपने देशभक्तों की मूर्तियों से नाक काट लें और उस पे लगा दें थोड़ी देर के लिए, तो किसी को भी लगेगा, लेकिन जो गुलाम है, जिनकी मानसिकता गुलाम है, वो फिर उनकी आंखों में खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, हाँ, बड़ी होशियारी से, लेकिन बड़ी होशियारी से काटना, किसी को पता ना चले। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। देखिए यहाँ कितना व्यंग है। देखिए हमारे देश में ऐसे भी लोग थे उस समय, अभी भी होंगे, जो अपने देश भक्तों की बेइज्जती करने, उनका अपमान करने के लिए तैयार बैठे हैं, दूसरों को बचाने के लिए। विदेशियों को, वो विदेशी जिन्होंने हमें गुलाम बनाया था,
उनका अपमान ना हो, उसके बदले में हमारे देशभक्तों को जिन्होंने कुर्बानियां दे दी, मर गए देश को बचाने में, देश को आजाद कराने में, उनकी मूर्तियों की नाक काट कर उस पर लगाने को तैयार हैं। ये कोई नाक काटने वाली बात नहीं है, ये सिंबॉलिक है, ये प्रतीक है, ये मानसिकता की बात है। और फिर वो देश दौरे पर निकल पड़ा। अब मूर्तियां ढूंढने निकला, किसकी मूर्ति का नाक फिट बैठेगा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। तो हम यहाँ तक करते हैं, दूसरे वीडियो में बाकी पूरा कर लेंगे।